चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन आर नहीं होगा क्योंकि आज मेरी पहली राखी है, दूध की राखी बन रही है। तो क्योंकि 9 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा इसलिए मैं क्लास तो 9 बजे मैं पहुँचूँगा। चलिए डर्मेटाइटिस की बात करते हैं दोस्तों। आज हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है, याद रखिए हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, ठीक है, डर्मेटाइटिस। अब डर्मेटाइटिस में मल्टीपल टाइप्स होते हैं, वो मल्टीपल टाइप्स हम लोग डिफरेंटली पढ़ेंगे, अलग अलग लेवल पर समझेंगे। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो केवल डर्मेटाइटिस एक टर्म को समझने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास जब आता है डर्मेटाइटिस का पेशेंट तो आप डायग्नोस कैसे करेंगे। ठीक है, सिंपल वे में आपको डायग्नोस करना है, कोई ज्यादा आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, बहुत इजीली समझ में आता है दोस्तों। क्योंकि स्किन का चैप्टर हमने डिटेल स्टडी किया है, एपिडर्मिस, डर्मिस, आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, फेट एंड देन आपका जो पार्ट जहां पर स्किन कनेक्ट हुई है। ठीक है, तो डर्मेटाइटिस क्या होता है, एक जनरल टर्म होती है दोस्तों, जनरल, लोकल नहीं बात कर रहा हूं, जनरल टर्म होती है दोस्तों, जिसमें पूरी स्किन में अफेक्शन हो सकता है ना, जिसको स्किन की इन्फ्लामेशन के रूप में देखा जाता है ना। याद रखना जनरल टर्म है जिसमें पूरी स्किन की इन्फ्लामेशन के रूप में देखा जाता है, और इन्फ्लामेशन का रूप चूंकि डर्मेटाइटिस यानी डर्मिस की इन्फ्लामेशन के रूप में देखा जा रहा है दोस्तों, है ना। डर्मेटाइटिस के बहुत सारे कारण है, आपको पता है कि डर्मेटाइटिस के लेवल पर हमने बताया कि यहाँ पर सुपरफिशियल लेवल पर होगा, एक्यूट में होगा तो याद रखना S5C5 का रोल है, अगर आपका डीप में गया तो S3C3 का रोल है। याद रखना दोस्तों, ये यहाँ पर बहुत काम करेगा, इसलिए याद रखना डर्मेटाइटिस के काज ढूंढने जाओगे, देयर आर मल्टीपल कॉजेस, है ना, बहुत सारे फॉर्म के रूप में उत्पन्न होती है डर्मेटाइटिस, इसलिए हमें यहां पर सोचने की जरूरत नहीं है ना। मैं आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा हूं कि यहां पर बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं, और दिमाग लगाते हैं इसलिए उलझ जाते हैं। हमें स्किन की मेडिसिन का उपयोग करना है यहाँ पर, और स्किन की मेडिसिन का उपयोग किया तो तुरंत रिजल्ट हमको मिलेगा दोस्तों। याद रखना, जब स्किन के लेवल पर आपको रेड, स्वॉलन, ईची रेशेस नजर आते हैं दोस्तों, यानी आपकी स्किन रेड हो गई, फूल गई है, स्वेलिंग हो गई है उसमें, और बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है, समझ लो इन्फ्लामेशन डर्मेटाइटिस के रूप में प्रेजेंट हो गया है दोस्तों। डर्मेटाइटिस के द्वारा जितने भी स्किन का पार्ट अफेक्टेड होता है ना, वहां पर ब्लिस्टर उत्पन्न होता है दोस्तों, छाला, है ना। याद रखना ब्लिस्टर या छाला उत्पन्न होता है दोस्तों, जिसमें लिक्विड फिलअप होता है, लिक्विड भरा रहता है दोस्तों, है ना। बाद में धीरे धीरे ये लिक्विड ड्राई अप होता है, पपड़ी का रूप ले लेता है, क्रस्ट का रूप ले लेता है दोस्तों, और यही कारण है ये पपड़ी या चमड़ी दिखने लगती है दोस्तों, एक फ्लैक्स ऑफ, यानी उस कंडीशन में ये बाहर निकलने लगती है, फ्लैक्स ऑफ होने लगती है दोस्तों, और यही कारण है डर्मेटाइटिस के जो उदाहरण होते हैं ना, आप अगर देखोगे ना तो आपको गूगल बाबा पे सब मिल जाएगा, है ना। याद रखना दोस्तों जब आप उदाहरण देखते हो ना तो आपको सबसे पहला उदाहरण नजर आता है एटोपिक डर्मेटाइटिस का, है ना, सबसे कॉमन है दोस्तों। एटोपिक डर्मेटाइटिस ही एक्जिमा कहलाता है, याद रख लेना दोस्तों, एटोपिक डर्मेटाइटिस ही एक्जिमा कहलाता है, लेकिन डेंड्रफ का लेवल, है ना, रेशेज उत्पन्न होने का लेवल भी डर्मेटाइटिस कहलाता है। इसलिए याद रखना बहुत सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कांटेक्ट के द्वारा फैलते हैं, है ना, जैसे याद रखना दोस्तों सॉप, बहुत सारे लोगों को सॉप की रिएक्शन होती है ना, चाहे कपड़े धोने की हो चाहे नहाने की। आप देखो हैंड्स के लेवल पर, उसके लेग्स के लेवल पर ड्राइनेस आने लगती है, सूखापन आता है, क्रैक्स आ जाते हैं दोस्तों, याद रखना है। पॉइजन आईवी,
है ना। याद रखना, बिच्छू का पौधा कहा जाता है पाइजन आइवी, गाजर घास, है ना। गाजर घास के संपर्क में आते हैं ना, भयंकर खुजली आती है, स्किन बिल्कुल आप याद रखना मोटी हो जाती है। आज के समय तो जो गोल्ड किसको पसंद नहीं है ना। गोल्ड किसको पसंद नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग आज अगर देखेंगे आप दोस्तों तो गोल्ड से प्रभावित नजर आता है, यानी गोल्ड से भी एलर्जी होती हुई देखी जा रही है दोस्तों, है ना। गोल्ड से भी, सिल्वर से भी, इवन जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो रही है ना जिसमें निकल पाया जाता है, उस निकल से इनको एलर्जी होती हुई नजर आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये डर्मेटाइटिस का रीजन आपको देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। आपको टिपिकली आपके हैंड्स के लेवल से जब शुरुआत होती है तो इस प्रकार की एक्जिमेटस कंडीशन आपको नजर आती है दोस्तों। क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है आपको, है ना। यही कारण है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा दोस्तों, है ना। डर्मेटाइटिस एक कॉमन कंडीशन होती है जो आज के समय में कॉन्टीजियस होती है, फैलने वाली नहीं होती दोस्तों। याद रखना, कॉन्टीजियस का मतलब ये नहीं कि अभी आया, लगी और चालू हो गया, है ना। कॉमन कंडीशन होती है ना। या याद रखना दोस्तों, कॉन्टीजियस या फैलने वाली नहीं होती, है ना। लेकिन याद रखना दोस्तों, आदमी जब इस प्रकार के किसी बीमार को देखता है तो वह खुद उसको टच करना नहीं चाहता, उसकी कोई यूज की हुई चीजें नहीं लेता, बिकॉज पेशेंट को अनकंफर्टेबल, है ना, असुविधाजनक, यानी वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है ना, संकोची जैसा फील करता है दोस्तों। और यही कारण है, ये जो कंडीशन होती है ना, ऐसा मेरे से दूर रहे यार, मुझे हाथ नहीं लगाना, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है ना, ये डर्मेटाइटिस की होती है, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इसका बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है, यानी पेशेंट और उसके एटमॉस्फेयर पे, उसके परिवार पे बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है। लेकिन याद रखना, डर्मेटाइटिस किसी के ऊपर निर्भर नहीं होती। डर्मेटाइटिस सेल्फ केयर के स्टेप्स और इलेक्ट्रोमेपैथ ट्रीटमेंट के कॉम्बिनेशन के द्वारा डर्मेटाइटिस के एक भी केस मेरा फेल नहीं हुआ आज तक, है ना। आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे बूस्टर दे रखे हैं, स्किन 1, स्किन 2, डर्मो केयर एंड ग्लो केयर। आप केवल दिमाग लगाइए इन 4 चीजों पे, है ना। कब कहां किस डायल्यूशन में यूज करना है मैं ये नहीं बताता, मैं ये बताता हूं कि ये यहां पर काम करता है। वो डायल्यूशन यूज करना आपके गट्स पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना पावरफुल बना रहे हो, है ना। आप अपने आप को डर्मेटाइटिस के लेवल पर पावरफुल बना लो, आपसे बेटर कोई हो जाए तो मुझे बता देना आप, यू आर द बेस्ट, बिकॉज आपने ये जाना कि डर्मेटाइटिस क्या होता है, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक के लेवल पर जाना। आप ये जानिए डर्मेटाइटिस टोटल 3 प्रकार का होता है दोस्तों। जो कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस होता है, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस टोटल 3 प्रकार का होता है। पहला एलर्जिक कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एलर्जिक कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस पाया जा रहा है दोस्तों। दूसरा इरिटेंट कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, यानी किसी चीज का एक जगह लगातार जैसे महिलाएं पेटीकोट बांधती है ना, उस पर्टिकुलर रीजन पर आपको नजर आएगा, है ना, इरिटेंट कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, ठीक है। तीसरा होता है फोटो कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस। ये जो 3 होता है ना, सबसे कॉमन होते हैं आपके डर्मेटाइटिस के लेवल पर, ठीक है। जो फोटो कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस है ना, बहुत रेयरली, बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक प्रकार की रिएक्शन होती है जब स्किन प्रोडक्ट में मौजूद जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, जब वो सन के साथ एक्सपोज में आता है ना, तब ये उत्पन्न होती है। तो हर आदमी तो धूप में जाकर काम करता नहीं, दिन भर धूप में काम करता नहीं, 1 आध घंटा 2 घंटा रहा न वापिस अपनी जगह पर आ गया दोस्तों, है ना, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है आज के इंसान में। इसीलिए जब वो सन के एक्सपोजर में होता है दोस्तों, क्योंकि इसके कारण इरिटेशन उत्पन्न होता है, जलन उत्पन्न होती है दोस्तों। पेशेंट कहता है साहब मैं धूप में गया, देखो मेरे को जलन होने लग गई, समझ जाइए उसे इरिटेटिव कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस हो गया। आपको क्लियर अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मेन होता है दोस्तों, वो होता है एलर्जिक कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, है ना। जो एलर्जिक कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस है, वो अगर आप समझ गए तो आप हिंदुस्तान में सबसे अच्छे डॉक्टर कहलाओगे स्किन स्पेशलिस्ट के। जैसे मैंने कहा ना, कई लोग अपने आप को स्किन स्पेशलिस्ट कहलाने में बड़ा महसूस करते हैं। मैं चाहता हूं आप में से एक एक व्यक्ति स्किन स्पेशलिस्ट के रूप में सामने आ जाए, है ना, क्योंकि आपके पास प्रोटोकॉल ही ऐसे हैं। आप किसी भी प्रोटोकॉल को समझने की कोशिश करेंगे, यू आर द बेस्ट दोस्तों, है ना। अगर आप स्किन के लेवल पर काम कर रहे हैं तो आपको याद रखना है, कभी मत भूलना दोस्तों, जो मैं आपको एक्सटर्नल लोशन बताऊंगा, 1 या 2 मेडिसिन आगे पीछे करना पड़ती है, चेंज करना पड़ती है, अन्यथा पूरी की पूरी मेडिसिन इतनी जबरदस्त होती है, कहीं पर भी किसी भी प्रोटोकॉल में
एक्सटर्नली इस मेडिसिन का उपयोग जरूर करिएगा, आप कभी फेल नहीं होंगे दोस्तों, कभी नहीं फेल होंगे आप, ठीक है। याद रखना, जब पेशेंट आपको बोलता है साहब देखो मेरी ड्राई स्किन हो गई है ना, देखो ये स्केलिंग निकल रहा है ना, फ्लैकी स्किन है, फ्लैक्स निकल रहे हैं दोस्तों, है ना, हाइव्स हो रहा, बहुत खुजली हो रही, ब्लिस्टर की ऊजिंग हो रही है, यानी पानी फिलअप हुआ, छाला बना और निकल गया, स्किन बिल्कुल रेड हो गई है ना, स्किन जो कि बिल्कुल मोटी हो गई, डार्कन्ड हो गई, लेदरी हो गई, लेदर जैसी मोटी हो गई है दोस्तों, और यही कारण है। जब वहां से पोर बंद हो गए तो क्या आपका मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकलेगा पसीने के रूप में? नहीं निकलेगा, है ना। आपका पर्टिकुलर वो एरिया पूरा ब्लॉक हो गया तो स्किन जब लेदरी हो गई दोस्तों, तो स्किन में जलन तो सबसे पहला सिम्टम है। आप देखिए आज फंगल इन्फेक्शन भी जिनको डेवलप हो रहा है, उन फंगल इन्फेक्शन के डेवलप होने के कारण स्किन जब बहुत मोटी होती है तो देखो पेशेंट जब खुजालता है तो बहुत ज्यादा बर्निंग होती है, बिकॉज ऑफ दिस, है ना। वहां पर फंगल इन्फेक्शन के साथ डर्मेटाइटिस हो जाता है दोस्तों, बिकॉज एक्सट्रीम इचिंग होती है, इतनी इचिंग होती है कि आदमी नाखून से, आपके कंघी से, जो भी चीज रफ मिलती है उससे लगड़ने की कोशिश करता है, बिकॉज यहाँ पर सन सेंसिटिविटी भी देखी जाती है। बहुत सारे लोगों को धूप सहन नहीं होती क्योंकि कभी गए नहीं, और गए तो फिर एकदम एक्सपोजर में आ गए, पूरा बॉडी ओपन था, एक्सपोजर में आ गए, है ना। तो सन की सेंसिटिविटी आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। विशेष रूप से कहां स्वेलिंग मिलेगी? जब एलर्जिक डर्मेटाइटिस होता है ना दोस्तों, याद रखना, आईज में स्वेलिंग मिल रही है ना, फेस में स्वेलिंग मिल रही है, इस जगह पफीनेस, है ना, जेनाइटल एरिया में, है ना, आपके ग्रॉइन एरिया में आपको वहां पर बहुत ज्यादा इचिंग देखने को मिलेगी दोस्तों, है ना। अगर ये सारे सिम्टम मिलते हैं आप समझ जाओ एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डेवलप हो चुका है, माइंड इट, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डेवलप हो चुका है। इसीलिए जब आप इन्वेस्टिगेशन कराते हो एटोपिक डर्मेटाइटिस यानी एक्जिमा के डायग्नोसिस के लिए आपको यहां पर कोई भी लैब टेस्ट की जरूरत नहीं है, आपका माइंड सेट होना चाहिए कि एक्जिमा है, ये रहा एक्जिमा आपको दिख रहा है दोस्तों, है ना। आप आसानी से डर्मेटाइटिस के स्किन के ऊपर कोई इन्फ्लामेशन हुआ, आप सीधे डायग्नोस में लिखो डर्मेटाइटिस, है ना। अब वो डर्मेटाइटिस में एक्जिमा भी हो गया, है ना, एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस के नाम से जाना जाता है ना। आप डर्मेटाइटिस लिख दो, सब हो गया क्लियर, है ना। बिकॉज इलेक्ट्रोमेपैथ में ट्रीटमेंट ऑर्गन के ऊपर किया जाता है, स्किन एक ऑर्गन है, उस स्किन में हाइपर या हाइपो बीमारी हुई है, हमें उसको ठीक करना है ना। आप केवल यहाँ पर उस, अगर आपको आपके यहाँ बड़ी लेबोरेटरी है तो आप उस रेश को निकालो और भेज दो कि ना इसका टेस्ट कर भाई, बताइए एक्जिमा वाली कंडीशन है तो आप बता दो इसमें क्या है ना। वो जब डायग्नोस करेगा तो बहुत अच्छी तरीके से वहां पर दोस्तों पूरा डिटेल आपको दे देगा, ठीक है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। अभी हम एक्जिमा को हटा देते हैं, है ना, हम डर्मेटाइटिस की ही बात करते हैं, एक्जिमा हम अलग से ले लेंगे, एटोपिक डर्मेटाइटिस रूप में कल ले लेंगे, तो हम लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और केवल डर्मेटाइटिस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। याद रखना, जब भी एक्यूट कंडीशन होती है और क्रॉनिक कंडीशन होती है, आपको दो चीज याद रखना है ना, केवल दो चीज याद रखना है, आपका प्रोटोकॉल तय हो जाएगा, S5 C5 वर्वन जी, S3 C3 वर्वन जी, है ना। आप इन सिंगल मेडिसिन 4 मेडिसिन से कवर कर सकते हो, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि हाइपर हो रहा है, यानी पॉजिटिव डीसी से सीधा नेगेटिव में जाना है। आप जितना नेगेटिव जाओगे उतना जल्दी ठीक होगा, तो आप यहां पर नेगेटिव में जाइए दोस्तों। और अगर आपको वास्तव में किसी भी चीज को सोच के साथ नहीं लेना है ट्रीटमेंट में, तो मैं आपको सीधा बोलूंगा दोस्तों, यहां पर आप सीधे स्किन 1 का प्रयोग कीजिए, यहां पर आप डायरेक्ट स्किन 2 का प्रयोग कीजिए।
ये कॉम्बिनेशन को जाइएगा, देखिएगा और आप हैरान हो जाओगे। ये इस डाइल्यूशंस में इस तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं कि ये दुनिया के किसी भी प्रकार की कंडीशन को कवर कर सकते हैं स्किन डिसीज के लेवल पर। अपितु आपको यहाँ पर केवल ये देखना है कि आपका डाइल्यूशन कौन सा सेट हो रहा है। जिस डाइल्यूशन का सेट मैचिंग आपका करेक्ट हो गया है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये दोनों प्रोटोकॉल आपके लिए काफी है दोस्तों, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यहां पर अगर आप ये देख रहे हो कि भाई ये दोनों प्रोटोकॉल से आप करेक्ट कर रहे हो, तो याद रखना ज्यादातर लोग क्या करते हैं, S5L1B, C5N1G, ज्यादातर लोग ये प्रोटोकॉल सेट करते हैं। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कंडीशन क्या एक जैसी है? नहीं ना। जब कंडीशन एक जैसी नहीं तो आप एक जैसे प्रोटोकॉल कैसे निर्धारित कर सकते हो भाई? आप यहाँ डाइल्यूशन कम ज्यादा करिए, वहां भी करना है आपको। वो लोग कहते हैं बस D5 में दे दो, है ना, D5 में दे दो हो जाएगा ठीक। आप मुझे बताओ न्यूट्रल करके ठीक कर सकते हो क्या? नहीं ना। आप नेगेटिव से आओ न्यूट्रल तक आओ और न्यूट्रल से पॉजिटिव में जाओ, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। 10th, 5th, 3rd, 2nd ये न्यूट्रल आ गया, फर्स्ट। लेकिन आपको सुखाना है ना, आप सीधे यहां पर आ जाओ, गैंग्रेनाल फोर्ट, गैंग्रेनाल फोर्ट न्यूट्रल, गैंग्रेनाल फोर्ट सुपर, 3 है आपके पास। आप यहां इन तीनों में से किसी को एक को, अगर सिंपल कंडीशन है, ज्यादा पुरानी नहीं है, तो सीधे सुखा दो गैंग्रेनाल फोर्ट सेकंड डाइल्यूशन। लेकिन इंफ्लामेटरी प्रोसेस के साथ है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सीधा गैंग्रेनाल फोर्ट न्यूट्रल। न्यूट्रल में वाई मिला हुआ है ना, आप वाई दे दो, रिलैक्स कर देगा, तुरंत सुखा देगा। और आपको लग रहा है कि नहीं साहब फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों डैमेज है, तो गैंग्रेनाल फोर्ट सुपर दे दो, है ना। याद रखना एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक, याद रख लेना, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक, टॉप क्लास रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, है ना। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, A2, S5, C5, F2, WER2, Y, APP और B, फर्स्ट डाइल्यूशन का लोशन। याद रख लेना, इसको बना के अपने पास बेस बना के रख लेना, आपको दिया हुआ है PDF में। A2, S5, C5, F2, WER2, Y या B, APP फर्स्ट डाइल्यूशन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन बनाना है। और इसे प्रभावित पार्ट पे या तो Y उपयोग करो या B उपयोग करो, दो में से एक उपयोग करना है दोस्तों। दोनों एक साथ नहीं करना, मैं आपको बता देता हूं, दोनों एक साथ नहीं करना, है ना। A2, S5, C5, F2, WER2, APP, B का उपयोग तब करो जब हाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है, इन्फेक्शन से लड़ना है आपको। लेकिन अगर पेशेंट बोलता है कि साहब मुझे तो इतनी इचिंग हो रही है, इतनी इचिंग हो रही है कि मैं क्या करूं, तब B हटाओ, सीधा Y ऐड कर दो, है ना। या APP सबसे स्ट्रांग रखना है इस बेस में, और Y उसके बाद, और बाकी का प्रोटोकॉल उसके बाद, ठीक है। तो याद रखना, जब यहां पर इस प्रकार से दोगे, आपका रिजल्ट इतना पॉजिटिव आएगा कि पेशेंट हैरान। कई बार मैंने D6 में भी अप्लाई कराया है ना, कई बार मैंने 3rd या 5th या 10th डाइल्यूशन में भी लोशन बना के लगाया, जो बहुत डीप में होता है, बहुत पुराना होता है, उखाड़ के ले आता बाहर दोस्तों, है ना। इसीलिए याद रखने की जरूरत है, लोकल और जनरल। ये लोकल के लेवल पर, जनरल में देना तो 2nd या 3rd डाइल्यूशन में लोशन बनाइए, आप न्यूट्रल कर दो, या 3rd में दो, नेगेटिव कर दो। आप देखो कितना डीप में घुस के बाहर ले आएगा दोस्तों, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों में साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम है ना। अब दोनों में साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम है, आपको एक्यूट कंडीशन है, बहुत खतरनाक कंडीशन है, लेकिन पेशेंट काफी ज्यादा पुराना केस है ना। यानी क्रॉनिक में एक्यूट सर्वेशन देखने को मिल रहा है, क्या करोगे आप, है ना। याद रखना दोस्तों, मेरा ये प्रोटोकॉल कभी फेल नहीं होगा। यदि आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो क्रॉस कर दो आप। क्रॉस का मतलब होता है S5, C3, A3, APP। याद रखना आप, S5, C3, A3, APP, वेन1, क्योंकि आपको याद रखना है वेन1 जेनेटिक म्यूटेशन को भी ठीक कर देता है। और वेन1 जब आप यहां पर प्रयोग करते हो, इसका मेन रोल होता है कि यहां से जितना भी आपको जो फैलने वाला या कॉन्टेजियस डिसीज होता है, या जो यहां पर बहुत ही डीप में जाकर सीट हो गया है, उसको बाहर निकालना है। फास्ट हीलिंग चाहिए दोस्तों, तो आप इन्हें 200 डाइल्यूशन में दे दीजिए। S5 मतलब सुपरफिशियल, C3 मतलब डीप में, A3 APP वेन1 200,
है ना। ये बहुत मैजिकल डायल्यूशन से है दोस्तों, बहुत ही फास्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब कई प्रकार, जैसे जगदीश सर ने कल आपको बताया था, किसी भी प्रकार के सामान्य खुजली होती है तो S2 का 10,000 पर्याप्त है। लेकिन अगर स्किन से रिलेटेड होती है और वो भी स्पेशल डायबिटीज डर्मेटाइटिस से रिलेटेड होती है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया है पहले भी स्किन के लेवल पर स्टार्टिंग में S3 है ना, Ven1 L1 C1W नेगेटिव में चले जाओ। ठीक है, S3 Ven1 L1 है ना, C1W बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। ईचिंग बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन ईचिंग जब आपको सिंपल ईचिंग आ रही है, ड्राई नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस आ गई और बहुत ही खतरनाक हो रही है, तो याद रखना वो नेगेटिव डिसीज है, पॉजिटिव मेडिसिन देना है ना। उस लेवल पर आपको याद रखना है, यहां पर वाई अप्लाई करना है आपको। ठीक है, कई बार जरूरी होता है कि ब्लड सर्कुलेशन भी साथ में बढ़ाया जाए, तो यहां पर बी को एपीपी के सामंजस्य बराबर रखिए, वाई को कम कर दीजिए, है ना, डीप में भेज दिए कि जब तू यहाँ पर अभी खुजली बनकर हम यहाँ सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, है ना, ये कंडीशन कीजिए। लेकिन जब ड्राई इचिंग होती है ना दोस्तों, तभी याद रखना है यहाँ पर S2 C1 L1 Ven1 Y फर्स्ट डायल्यूशन में देना, S2 C1 L1 Ven1 Y फर्स्ट डायल्यूशन में। ये S2 यहां पर स्पेशली जो ग्लैंडुलर सिक्रेशन है, ग्लैंडुलर, भाई पसीना नहीं आ रहा इसलिए ड्राइनेस हो रही है, मॉइस्चर नहीं बन रहा, S2 C1 L1 Ven1 Y दे देंगे, वहां की ग्लैंड्स रिलैक्स हो जाएगी, बहुत ज्यादा सिक्रेशन प्रमोट करेगी, जितनी ज्यादा सिक्रेशन उतनी जल्दी रिलीफ हो जाएगा पेशेंट को दोस्तों, है ना। बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट मिलता है दोस्तों, जब मैं यहाँ पर पेशेंट किसी भी टाइम खुजली आए, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर दे दो दोस्तों। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्रॉनिक हो गया, बहुत डीप में जा चुका है ना, क्या करोगे दोस्तों, है ना। अगर क्रॉनिक हो चुका है तो आपको सीधा याद रखना है दोस्तों, जब क्रॉनिक कंडीशन आती है, तो क्रॉनिक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, क्रॉनिक में एक्यूट आ रहा है या फिर सब एक्यूट आ रहा है या क्रॉनिक आ रहा है, तब वहां पर आपको बड़ा सोच समझ के उपयोग करना है। S5 C5 S3 C3 L1 Ven1 A3 Ver1 Y L1 Ven1 A3 Ver1 Y 200, है ना, सिंगल डोज। यदि आपको सुपरफिशियल नजर आ रहा है S5 C5 L1 A3 Ver1 Ven1 Y, है ना, ये 200 डायल्यूशन। यदि डीप में नजर आ रहा है S3 C3 L1 Ver1 A3 Ver1 Y 200 डायल्यूशन। आप प्रयोग करिए, रिजल्ट आए तब मुझे जरूर बताइएगा, और बताइएगा इसलिए क्या, ताकि हम लोग इसको कॉन्फिडेंटली आप लोगों को जब बता रहे हैं तो कई लोगों के रिजल्ट के अपेक्षा के अनुरूप आपको बता रहे हैं, है ना। और आपको ये समझना है कि यहाँ एक्यूट में ये देना है, क्रॉनिक में ये देना है। अगर आपने सेट कर लिया तो मुझे बताइएगा अपने माइंड सेट करके कि जो हमने स्कीम का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, उसमें कितना सेट कर रहा है ना। और सेट कर रहा है तो प्रैक्टिकली जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। आप जो प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल रिजल्ट लेंगे, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता हिंदुस्तान में, कुछ भी नहीं, है ना। प्रूफ चाहिए, है ना। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी लोग प्रूफ मांगते हैं, तो हम लोगों से प्रूफ क्यों नहीं मांगेंगे भाई, है ना। हम लोग तो अभी अनरिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्नाइज होने के लिए हमें प्रूफ चाहिए, है ना। इसलिए मिलकर ये प्रूफ कबाड़िए आप लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई, लेकिन अगर आपको और अच्छा इंपैक्ट चाहिए, है ना, तो मैंने सीधा आपको एक ड्रॉप बना के दिया था दोस्तों, उसे हम बोलते हैं डर्मो केयर ड्रॉप। डर्मो केयर ड्रॉप, है ना, ऑलमोस्ट स्किन डिसीज में, इवन ल्यूकोडर्मा, सोरियासिस, है ना, डर्मो केयर ड्रॉप जबरदस्त है। आप इस प्रोटोकॉल को देखिए, आप यहाँ ये मत दीजिए गैंग्रेनॉल फोर्ट, न्यूट्रल के G4, आप सीधा डर्मो केयर ड्रॉप दे दीजिए। हल्का सा वेरिएशन है लेकिन बहुत जबरदस्त काम करता है दोस्तों, ठीक है। हल्का सा वेरिएशन है इस मेडिसिन में, आप इसको देखेंगे ना, इसके कंपोजिशन को तो आप समझ जाएंगे। लेकिन ये मैं सालों से करता आ रहा हूं, कभी फेल नहीं हुआ, है ना, कभी फेल नहीं हुआ दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये चीज बताया हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, हमारा आज का ये टॉपिक हमें कंप्लीट करना था पर टाइम ज्यादा हो गया है, फिर भी कोशिश करता हूं मैं। बॉडी टेम्परेचर, आप जब किसी डिसीज से लड़ते हो ना, तो आपको याद रखना है टेम्परेचर आपकी बॉडी में
बनता है, रेगुलेट होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, आपकी बॉडी में कितनी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस के माध्यम से कितनी हीट बन रही है, कितनी एनर्जी का एटीपी का लेवल डेवलप हो रहा है, उसके ऊपर सब डिपेंड करता है दोस्तों, है ना। बॉडी टेम्परेचर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, है ना, क्लिनिकली थर्मामीटर को रखकर आप मेजर कर सकते हो दोस्तों, है ना। कल मैंने आपको बता दिया था माउथ के लेवल पर ओरल टेम्परेचर, एक्सिला के लेवल पर एक्सिलरी टेम्परेचर, रेक्टम के लेवल पर रेक्टल टेम्परेचर, है ना। ओवर द स्किन, स्किन की सरफेस पर यहां रखा आपने और बंद कर दिया, स्किन के सरफेस पर टेम्परेचर लो, आपको पता लग जाएगा दोस्तों। लेकिन क्या होता है, आपका टेम्परेचर मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? बिकॉज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस हाइपर में जा रही है, हाइपर में जा रही है ना, हाइपर में जा रही है, हाइपर में जा रही, ये दोनों चीज आपको समझना है ना। ह्यूमन में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। जब माउथ में क्लिनिकल थर्मामीटर रखकर आप उपयोग करते हो तो ये चीज आपको मिल जाती है ना। लेकिन सरफेस या स्किन या सुपरफिशियल जब आप टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर की तुलना में हल्का सा लेस नजर आएगा दोस्तों, है ना। जो कोर टेम्परेचर, जो एक एवरेज टेम्परेचर होता है, जो बॉडी के अलग अलग डीपर पार्ट में स्ट्रक्चर का होता है दोस्तों, जो प्रेजेंट रहता है स्ट्रक्चर में, वो कोर टेम्परेचर ओरल और रेक्टल टेम्परेचर की तुलना में हमेशा ज्यादा होता है, 1/2 से 1 डिग्री ज्यादा ही मिलेगा दोस्तों। इसीलिए याद रखना, हमें कितना कितना टेम्परेचर होता कल बता दिया था, मैं डबल नहीं बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डे टू डे एक्टिविटी होती है। आप रात को सोए, सुबह उठे, आपका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल है, आप बहुत ही फ्रेश उठे, दिन भर आपने काम किया, और काम किया तो बॉडी में हीट मिली, और हीट मिली तो आपने एनर्जी के लिए फूड खाया, फिर हीट मिली, है ना। तो जो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन होता है, क्या आप मानते हो दिन भर में अलग अलग होगा? बिल्कुल अलग अलग होगा दोस्तों, है ना। एज रिलेटेड होता है। आप देखिए इन्फेंट्स में क्या होगा, है ना, बर्थ के बाद पहले कुछ दिनों में एनवायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग्स में बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है, क्योंकि उस बच्चे का टेम्परेचर यहां अपनी बॉडी को इस वातावरण में, इस माहौल में आने में एडजस्ट करने का काम कर रहा होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इन्फेंसी के दौरान जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। माइंड कर लेना इस बात को, बच्चे का टेम्परेचर यदि कम ज्यादा होता है, कोई मेडिसिन देना नहीं है आपको, है ना। उस कंडीशन में इन्फेंसी के दौरान जब तक टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तब तक इसी प्रकार का होगा, है ना। चिल्ड्रन में एडल्ट की तुलना में टेम्परेचर स्लाइटली यानी 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ही होता है। इसी वजह से क्यों होता है ऐसा भाई, बताइए आप। अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर और एक आदमी का टेम्परेचर ले रहे हो, आदमी का टेम्परेचर 98.4 है तो बच्चे का या तो 99 होगा या 99.5 होगा। क्यों होता है? क्योंकि वो डेवलपमेंट स्टेज में होता है, और डेवलपमेंट स्टेज में उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फिजिकल एक्टिविटी होती है दोस्तों, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है ना। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे ओल्ड एज में क्या होगा, इसके ठीक विपरीत, बच्चे में एक्टिविटी बहुत ज्यादा है क्योंकि उसको डेवलप कराना, मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि उसको डेवलप कराना, इसी मेटाबॉलिक प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर 0.5 से ज्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ओल्ड एज में क्या होगा, इसका विपरीत, ओल्ड एज में हीट प्रोडक्शन लेस हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली डिक्रीज होता है, माइंड इट, है ना। जो बॉडी टेम्परेचर होगा स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा दोस्तों। यही कारण है, सारा कैरेक्टर आपको यहीं पर निकल कर आता है ना। याद रखना, एज रिलेटेड ये कंडीशन, कभी घबराना नहीं, बस आप समझना है कि आपको कैसे करना है। अगर सेक्स की बात करते हो, फीमेल में बॉडी टेम्परेचर कम होता है। क्यों? क्योंकि जो लोकल बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, जो डाइजेशन वाली लोकल बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, वो कम होती है। जबकि मेल के साथ में जब आप वहां कंपेयर करते हो दोस्तों, तो यहां पर जो मेल का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है ना। मेंस्ट्रुएशन फेज के दौरान आप ये देखो स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। जो टेम्परेचर होता है ना, जब मेंसेस गया तो बॉडी का वाइटल फ्लूइड गया, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। याद रखना, मेल और फीमेल में दो चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण तौर से दिमाग में रखना है ना। और यही कारण है, जब डायरनल वेरिएशन देखते हो, यानी अर्ली मॉर्निंग में, भाई रात भर का सोया हुआ है ना, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में उठ के आ रहा, भले बीमार आदमी है, भले मलेरिया टाइफाइड जॉन्डिस सब है उसको,
लेकिन रात को सोया और सुबह फ्रेश उठ के आया तो टेम्परेचर 1 डिग्री कम मिलेगा दोस्तों। दोपहर में गए, आफ्टरनून में गए दोस्तों, ये मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा, यानी जो टेम्परेचर उसका नॉर्मल था उस लेवल पर पहुंच गया और उससे ज्यादा पहुंच जाएगा, है ना, अबाउट नॉर्मल 1 डिग्री अबव पहुंच जाएगा दोस्तों। और जैसे ही शाम के समय हुआ, पूरा दिन भर का थका हुआ टेम्परेचर हाई हो जाएगा दोस्तों, याद रख लेना इस बात को, है ना। आफ्टर मील जब आप खाना खाते हो, बॉडी टेम्परेचर आफ्टर मील 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस स्लाइटली राइज हो जाता है। क्यों राइज होता है? खाना पच रहा है, खाने का डाइजेशन हो रहा, हीट मिल रही है, एटीपी एनर्जी रिलीज हो रही है ना, इसीलिए डायरनल वेरिएशन होता है। आफ्टर मील बढ़ा हुआ टेम्परेचर मिलेगा। आप दिन भर खा पी के सोए रहते हो, आपको टेम्परेचर कैसा मिलेगा? है, आप दिन भर खा पी के सोए रहते हो, टेम्परेचर आपको वेरिएट मिल रहा है दोस्तों। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज के दौरान मसल्स में हीट बढ़ रही है और हीट बढ़ने के कारण टेम्परेचर आप देखो राइज मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। आपके पास कोई पेशेंट आता है, सर मैं तो बहुत गर्म लगता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। आप उससे पूछो क्या कर रहे हो? यंग ब्रिगेड है साहब, मैं इतना खेलता हूं, इतना ये करता हूं, इतना वो करता हूं, पैदल चलता हूं, डेफिनेटली उसका टेम्परेचर हाई रहेगा, समझा दीजिए उसको, है ना। स्लीप के दौरान बॉडी टेम्परेचर 0.5 डिग्री के द्वारा लेस हो जाता है ना। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन सो रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, मसल्स की पैरालाइज कंडीशन हो चुकी होती है, अर्थात मसल्स की हीट रिड्यूस हो गई, बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो गया दोस्तों। इसलिए सोने के दौरान, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी व्यक्ति का टेम्परेचर बढ़ा हो तो आप क्या करते हो? F2W को फोरहेड पे लगाते हो, हथेले पे लगाते हो, तलवों पे लगाते हो। आपने क्या करा? आपने पेशेंट को रिलैक्स मोड में डाल दिया, है ना। जैसे ही पेशेंट सोएगा फीवर चला जाएगा। हाइपोथैलेमस को आपने एक्टिवेट किया कि भाई बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है, इसको कंट्रोल कर। बॉडी यहां पर आपके जो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हाइपोथैलेमस की मदद ले लेगी और टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखना, जब आप इमोशनल कंडीशन में जाते हो उस दौरान देखना बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। जो आपके बॉडी में ग्लूकोजन ग्लाइकोजन के रूप में जमा था, वो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में बढ़कर वहां पर एनर्जी के लेवल पर यूज होने लगा। इसलिए देखो आपकी एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी दोस्तों। इमोशन में आपका टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, है ना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब होती है फीमेल में, जब ओव्यूलेशन होता है, पहले की दाइयां केवल टेम्परेचर देखती थी, पल्स डायग्नोस करती थी दोस्तों, है ना। और जब ओव्यूलेशन होने वाला होता था ना, वो बता देती थी कि इसको इस दिन ओव्यूलेशन होगा, है ना। आजकल सब खत्म हो गया, सब साइंटिस्ट की बातें करने लग गए दोस्तों। फीमेल में ओव्यूलेशन के तुरंत बाद टेम्परेचर राइज होता है 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसीलिए अगर किसी महिला के रूटीन चेकअप किया जाता है, लगातार चेकअप किया जाता है, तो उसका एक टेम्परेचर निश्चित होता है ना। अगर आप पेशेंट को समझा सके, पढ़े लिखे है दोस्तों, और इनफर्टिलिटी के केस को आप हैंडल कर रहे हो, तो आप क्या करिए, पेशेंट को कहिए कि आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को नोट करते रहिए डे टू डे, है ना। और जैसे ही आपका बॉडी का टेम्परेचर वहां पर राइज होता है, समझ जाओ ओव्यूलेशन हो चुका है ना। शॉर्पली 0.5 से 1 डिग्री यहां पर जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। याद रखना दोस्तों। और मेंस्ट्रुएशन फेज के दौरान, यानी वहां ओव्यूलेशन हो गया, उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं हुई, मेंस्ट्रुएशन आया, तो 0.5 से 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन भी हो जाता है। एक क्लियर कट हमने फिजियोलॉजिकल वेरिएशन देख लिया, है ना। याद रखना, ये सब फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है, यानी आपके फिजियोलॉजिकल लेवल पर फंक्शन में अप एंड डाउन हो रहा है, उसका टेम्परेचर पर जो इफेक्ट आ रहा है वो आप देख रहे हो दोस्तों। लेकिन इसके विपरीत चलिए, ये तो नॉर्मल है, आप में से कई लोगों को पता भी होगा। अगर पैथोलॉजिकल वेरिएशन हुआ तो भाई, पेशेंट आ रहा है आपके पास, मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशन लेकर आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर में एबनॉर्मल इंक्रीज होना, याद रखना हाइपरथर्मिया फीवर या पायरेक्सिया कहलाता है ना। और बॉडी टेम्परेचर का डिक्रीज होना हाइपोथर्मिया कहलाता है। हाइपर और हाइपो कंडीशन, है ना। ये आपकी टेबल प्रैक्टिस को बूस्ट करता है। यदि आप में दम है तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा, आपका प्रोटोकॉल इलेक्ट्रोमेपैथ जगत में आपके लिए सबसे बेस्ट होगा दोस्तों। कैसे बेस्ट होगा? जब आप इस चीज को समझोगे, आपकी बॉडी में हीट गेन और हीट लॉस मैकेनिज्म काम कर रहे हैं, ठीक है। हीट का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसका रेगुलेशन बॉडी में हीट प्रोड्यूस और बॉडी में हीट लॉस होने के बीच डिपेंड करता है। तराजू के दो पलड़े मान लो आप, है ना।
एक तराजू हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा तराजू हीट को लॉस कर रहा है, ये बैलेंस हुआ, है ना। याद रखना हीट गेन और हीट प्रोडक्शन जब बॉडी में आप देखते हो तो आपको याद रखना बहुत सारे मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, है ना। हीट गेन या जो प्रोडक्शन कराते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको अदा करता है। यानी आप आपकी बॉडी में देख रहे हो किसकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो आप डायग्नोस करो, आप बताओ कहां पर हो रहा है ना। आपको याद रखना है जब भी हीट बढ़ेगी तो क्या मैकेनिज्म होता है, क्या हो रहा है इसके बॉडी में, आपके माइंड में यहां सेट हो जाना चाहिए, है ना। सबसे पहला होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही इसमें, अर्थात मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही मतलब क्या, वो तो कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन जब आपने फूड स्टफ खाया, खाना खाया, उस दौरान मेटाबॉलिज्म के कारण बॉडी का हेड का, आपकी जो पूरी बॉडी है दोस्तों, है ना, उसकी जो हीट कंडीशन होती है ना, आप हेड को टच करोगे तो पता लग जाएगा, हीट का मेजर पोर्शन प्रोड्यूस होता है इस दौरान दोस्तों, इसे हम मेटाबॉलिज्म की हीट कहते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की हीट कहते हैं, इसीलिए सबसे पहले आपको याद रखना है उस व्यक्ति का यदि मेटाबॉलिज्म, मान लो कि उसको हाइपरथायराइडिज्म है ना, हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है ना, लगातार उसको गर्मी लगती है, हीट लगती है उसको, क्यों लगती है, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत ज्यादा होती है ना, और मेटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा होगी तो हीट ज्यादा होगी, तो हाइपरथायराइडिज्म का केस होगा दोस्तों। अगर कोई पेशेंट कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा हीट लग रही है, समझ जाओ उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस हाई है, उसको रिलैक्स करना है आपको, है ना। फैट के मेटाबॉलिज्म के दौरान सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। भाई आप खाना खाते हो तो अगर फैट ज्यादा खा रहे हो तो आप जान लो उस दौरान आपको बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है ना। फैट के मेटाबॉलिज्म के दौरान लगभग 9 कैलोरीज ऑफ हीट वहां पर प्रोड्यूस होती है दोस्तों। यानी जो सेंग्वाइन पेशेंट होता है, लीन एंड थीन होता है, दुबला पतला, है ना, और ऐसी कंडीशन में अगर हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट हुआ तो वो भी इसी प्रकार का दुबला पतला होगा, बिकॉज उसकी बॉडी में फैट जमा ही नहीं हो पाएगा। पेशेंट आपका एक ही घर के दो बच्चे हैं, एक बच्चा मोटा हो गया, एक दुबला हो गया, समझ रहे हो ना। मोटा जो हो गया वो हाइपोथायराइडिज्म के लेवल पर है, मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो डाउन है, और जो दुबला हो गया हाइपर मेटाबॉलिक प्रोसेस में, यानी कि उसका जो फैट मेटाबॉलिज्म बहुत बड़ा, इसलिए वो ठंड नहीं सहन कर पाएगा या गर्मी सहन नहीं कर पाएगा दोस्तों। और ये कारण है फैट मेटाबॉलिज्म के दौरान 9 कैलोरीज ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, जब 1 लीटर ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है ना, उसी अमाउंट में ऑक्सीजन का मात्रा का उपयोग करके दोस्तों कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में केवल 4.7 कैलोरीज ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, जबकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में 4.5 कैलोरीज पर, है ना, लीटर यहां पर प्रोड्यूस होती है। यानी लगभग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में एक माइन्यूट अंतर है, लेकिन फैट सबसे ज्यादा हीट प्रदान करता है ना। याद रखना लीवर वो ऑर्गन होता है जहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होती है। अब आपको पूछने की जरूरत है, अगर आपको हीट रिड्यूस करना है, आपको पूछने की जरूरत है क्या करना है, आपको किस ऑर्गन को सपोर्ट करना है, आपको पता है, लीवर को, करेक्ट। लीवर से सारा स्टिमुलेशन निकलेगा, हाइपोथैलेमस तक पहुंच जाएगा, हाइपोथैलेमस को रिड्यूस कर देगा, लेकिन प्रोटोकॉल क्या, हैप्टोड्रॉप, याद रख लेना, हैप्टोड्रॉप। लीवर केवल लोकल लीवर ऑर्गन के लेवल पर लीवर ड्रॉप बहुत अच्छा काम करती है, बट जो हैप्टोड्रॉप होती है माउथ टू एनस तक, लीवर तक, आपके इंटेस्टाइन तक जितने भी लेवल होते हैं, अगर वहां पर कोई भी इंबैलेंस हो रहा है, उस इंबैलेंस को बैलेंस करने का लेवल पर काम होता है, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम वहां पर आपको दिख जाएगा दोस्तों। क्लियर कट इंडिकेशन हो जाना चाहिए आपको दोस्तों, है ना। इसलिए याद रखना है जितना भी आपकी बॉडी में लीवर में मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी, सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है लीवर। क्लियर। अगर किसी को हीट मैकेनिज्म बढ़ा हुआ है, कहता है मुझे हाथ में बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही, पांव में बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही, क्या दोगे आप, लीवर और किडनी को बैलेंस कर दो, कुछ नहीं करना है आपको, यू हैव टू डू दिस। आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो, याद रख लेना, भूलना नहीं, अगर भूल गए तो सब भूल जाओ। H2C10 L1 F1B D5 ग्लोबल दो ग्लोबल 4 टाइम दे दो, हैप्टोड्रॉप दे दो, और आप एक लोशन बनाओ A2 F2 S5 C5 W का, है ना, उसे तलवों में हथेले में लगा दो, आप देखो कितनी जल्दी आपके यहाँ लीवर और आपके स्प्लीन में लगा दो, आप देखो कितनी जल्दी हीट रिड्यूस होती है। कई डॉक्टर्स इस लेवल पर फेल हैं, आप देख लो, लॉजिक से चलो ना भाई, लिंक को ढूंढो ना, ये लिंक को ढूंढ लिया हमने, है ना। यही कारण है मैं डिटेल पढ़ाता हूँ, और कई लोग मुझे कहते हैं यार डिटेल पढ़ाता है यार पाटीदार, बेवकूफ आदमी है,
क्या प्रोटोकॉल बता दे, छुट्टी कर। कई लोग बोलते हैं दोस्तों, आप ही में से कई लोगों ने बोला है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कई दोस्त, आपके भी दोस्त है, मेरे भी दोस्त है, वो मुझे दे देते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं कोई चीज क्लियर कर, भाई आप लोगों को पता है ठीक है, जिनको नहीं पता उनको तो समझने दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है मसल्स, मसल्स की एक्टिविटी। अब आप बिल्कुल सोए हुए हो, खाना पीना और सोना कर रहे हो, देखो ना फैट डिपॉजिट हो रहा है, आपकी बॉडी में एक्टिविटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, है ना। रेस्ट और एक्टिविटी दोनों के दौरान मसल्स में हीट प्रोड्यूस होती है दोस्तों, दोनों के दौरान। रेस्ट के दौरान मसल्स टोन के द्वारा हीट प्रोड्यूस होती है, मसल्स की जो टोन है वो टोन मेंटेन कर रहा है अपने आप में, इसलिए हीट प्रोड्यूस हो रही है। और हीट जो मस्कुलर एक्टिविटी के दौरान प्रोड्यूस होती है, इसे हम हीट ऑफ एसिडिटी कहते हैं। माइंड इट, इसे हम हीट ऑफ एसिडिटी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, हीट ऑफ एसिडिटी, जब 80% ऑफ हीट एक्टिविटी स्केलेटल मसल्स के द्वारा यहां पर प्रोड्यूस होती है दोस्तों, तो याद रखना ये एक प्रकार से बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है ना। 80% हीट आपके मसल्स के मूवमेंट की एक्टिविटी के द्वारा प्रोड्यूस हो रही है। याद रखिएगा, उसी से आपको एनर्जी मिलती है ना। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में मसल्स में स्टोर होता है, वो ग्लाइकोजन जब एनर्जी में यूज होता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तभी यूज हो पाएगा। इसीलिए मसल जब वर्क करती है तो एक समय तक मसल काम करते हैं, उसके बाद फटीग हो जाती है, थक जाती है, तब आपको एनर्जी लेने की जरूरत होती है जब आप ओरली लेते हो, है ना। तो मस्कुलर एक्टिविटी दूसरा कारण हुआ जिस कारण से बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है। उम्मीद करूंगा दो चीज समझ गए। तीसरा होता है, आपकी बॉडी में कोई भी एंजाइम हो, कोई भी हार्मोन हो, इनएक्टिव फॉर्म में होता है दोस्तों, उसको एक्टिव होने की जरूरत होती है ना। थायरोक्सिन, एड्रिनलिन, है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एक्सेलरेट कर देता है और हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। याद रखना थायरोक्सिन क्या काम करता है। आप हाइपोथायराइड में जो देखते हो ना, T3 T4 नहीं बन रहा, तो T4 क्या है, T4 थायरोक्सिन है ना। ये थायरोक्सिन आपकी बॉडी की गतिविधि को कंट्रोल करता है, आपके बॉडी को डेवलपमेंट के लेवल को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी में डेली कहीं ना कहीं टूट फूट हो रही है, कहीं ना कहीं डेली 10,000 आपके सेल रोज मर रही है, तो 10,000 सेल रोज रीजनरेट हो रही है इसी थायरोक्सिन हार्मोन के कारण, क्योंकि ये थायरोक्सिन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर ये सारी कंडीशन पैदा करता है, डेवलपमेंट पैदा करता है, ठीक है। इसीलिए यहां पर सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां समझ लो तो डिसीज के लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है, डिसीज के लेवल पर ऐसे ही माइंडसेट है आपका, है ना। याद रखना दोस्तों, रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम इन्वायरमेंट। आज आप देख रहे हो, पहले जो धरती का टेम्परेचर बहुत सारे पेड़ पौधे थे मेंटेन रहता था, लेकिन अभी आप टेम्परेचर देख लो, बरसात का समय चल रहा है फिर भी 46 डिग्री टेम्परेचर है मेरे यहाँ, है ना। रेडिएशन के द्वारा भी बॉडी हीट को गेन करती है। ये तब उत्पन्न होता है दोस्तों जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर की तुलना में हायर होता है, ठीक है। आप अगर इस टेम्परेचर में पानी का प्रयोग ज्यादा नहीं करेंगे, देखो आपकी बॉडी भी हीट करने लग जाएगी, आप सन बर्न के लेवल पर चले गए, है ना, धूप में चले गए, आप देखो आपका टेम्परेचर और बढ़ गया, बिकॉज आपके बॉडी के टेम्परेचर से एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है ज्यादा होता है दोस्तों, है ना। यही कारण है, आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है या इसके खुद की बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना। इसीलिए शिवरिंग, आप देखो ठंड लग रही भाई, शिवरिंग का मतलब क्या होता है, बॉडी का शेकिंग होना। जब बॉडी शेक करती है, रैपिड इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। याद रखना, रैपिड इनवॉलेंट्री यानी आपकी इच्छा नहीं है लेकिन हो रहा है, अनैच्छिक रूप से आपकी बॉडी वहां कन्वर्शन कर रही है दोस्तों, है ना, कॉन्ट्रैक्शन कर रही है। या कोल्ड के एक्सपोजर के दौरान, आप सीधे चले जाओ, कोल्ड के एक्सपोजर के दौरान मसल्स में ट्विचिंग आना शुरू हो जाता है दोस्तों, और मसल की जो ट्विचिंग होती है उसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है ना। शिवरिंग में बॉडी में होने वाले जो कंपनसेटरी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है वो इसको कंपनसेट करता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है ना। याद रखना, जो जिसके कारण इमॉर्मस हीट प्रोड्यूस होती है। यहां पर बहुत ज्यादा इस प्रोड्यूस कंडीशन में हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, आपको गर्मी एकदम से बढ़ने लगती है ना। आप देखो दोस्तों, सबसे पहले फीवर स्टेज, उसके बाद कोल्ड स्टेज, और कोल्ड स्टेज के दौरान शिवरिंग, और शिवरिंग के बाद में आप देखो हीट स्टेज, ये कॉमन हो गई है ना। यही कारण है दोस्तों, जब हीट होता है, शिवरिंग होती है और फिर कोल्ड स्टेज आती है, तब आप देखो बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको कंडीशन वर्स नजर आती है, पेशेंट बहुत ज्यादा थक जाता है ना, शिवरिंग के कारण। फीवर में आपको नजर आएगा, है ना, ये कंडीशन। छठा,
जो बॉडी में ब्राउन फेट टिश्यू होता है ना, किस में पाए जाते हैं आपको पता है ना? ब्राउन फेट टिश्यू, जिसको आप ब्राउन एडिपोज टिश्यू कहते हैं। दो प्रकार के एडिपोज टिश्यू में से एक होता है ना, दूसरा व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है ना। याद रखने की जरूरत है, जो ब्राउन फेट टिश्यू होता है ये इनॉर्मस बॉडी हीट को प्रोड्यूस करता है दोस्तों। किनमें? पर्टिकुलरली इन्फेंट्स में। जो बच्चे डेवलप हो रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी का मेकिंग हो रहा है, एनर्जी ज्यादा डेवलप हो रही है, थायरॉक्सिन ग्रोथ हार्मोन बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, उसके एडिपोज टिश्यू में बहुत तेजी से हीट जनरेट हो रही है, और इसी हीट मैकेनिज्म से बॉडी के टेम्परेचर से वो अपने आप को रेगुलेट कर पा रहा है, इसीलिए 0.5 डिग्री सेल्सियस उसमें ज्यादा पाया जाता है ना। ये सारे के सारे 6 मैकेनिज्म हीट प्रोडक्शन के लेवल पर काम करते हैं, आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप हीट प्रोडक्शन को जानते हो तो हीट लॉस को भी जानना पड़ेगा, है ना। हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, यदि आपकी बॉडी से लगातार हीट लॉस हो रही है तो आप किसी का बीपी कम हो गया या किसी का टेम्परेचर कम हो गया, कैसे बढ़ाओगे? ये आप 6 मैकेनिज्म को समझे, आप इसको स्टिमुलेट कर दीजिए, बढ़ जाएगा, है ना। अब यही मैकेनिज्म यहां पर घट गया, ठीक है, यानी बहुत कम टेम्परेचर हो गया, कैसे बढ़ाओगे आप, है ना। उस टेम्परेचर को बढ़ाना, एनर्जी प्रोवाइड कराना, S1A1RE दे दो आप। अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा है तो S1A1RE को 200 में दो, किसी का टेम्परेचर घटा है S1A1RE को पॉजिटिव में दो, है ना, तुरंत बढ़ जाएगा। लेकिन वास्तव में टेम्परेचर जब बढ़ता है और उसको घटाना होता है, अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस में तो S1A1RE पॉजिटिव नेगेटिव पर्याप्त है, लेकिन अगर किसी इंफेक्शन के कारण है देन S10 A3 F1 WR1Y या ऑल वायरल फीवर के ड्रॉप 10th डायल्यूशन इज अ मिरेकल डायल्यूशन, है ना। ये पूरी बॉडी के प्रोटेक्शन के लेवल पर काम करता है दोस्तों। इसीलिए मैक्सिमम हीट जो बॉडी में स्किन के माध्यम से लॉस होती है, आपका जो स्किन है सबसे ज्यादा हीट को लॉस करता है, और स्मॉल अमाउंट में हीट लॉस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से, किडनी से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सिस्टम से बाहर होती है। आपको देखो बर्निंग मिक्चुरेशन होता है, कई बार ऐसा होता है पस पॉइंट मिलता है, आरबीसी मिलता है, एपिथेलियल सेल्स मिलते हैं, लेकिन कई बार कुछ नहीं मिलता, केवल बर्निंग होती रहती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस फेल हो गया, इस वजह से हो रही है ना। जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर वहां पर बॉडी टेम्परेचर की तुलना में कम होता है तो बॉडी से हीट का लॉस होना शुरू हो जाता है ना। और बॉडी से हीट का लॉस होना तभी शुरू होगा जब आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होगा दोस्तों, है ना। याद रखना, कंडक्शन क्या होता है? 3% हीट बॉडी की सरफेस से अन्य ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप चेयर पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, है ना, आप लगातार बैठे हो, देखो आप जहां से बैठे हो आप पीछे देखोगे आपके कपड़े गीले हो गए, आप नीचे बटक्स पे बैठे हो, देखो आपके बटक्स, आपके अंडरगारमेंट गीली हो गई। ऐसा मतलब नहीं कि आपने सुसु कर दियो, है ना, ये स्वेटिंग की प्रोसेस हो रही है आपकी, यानी आपका कंडक्शन हो रहा है, और आपकी बॉडी की हीट जो होती है 3% हीट इसी के माध्यम से निकल जाती है दोस्तों, है ना। लेकिन इसके विपरीत रेडिएशन भी होता है। 60% हीट प्रोडक्शन के द्वारा लॉस होती है दोस्तों, है ना। किसके द्वारा? हीट रेडिएशन के द्वारा दोस्तों। यानी बॉडी से इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा हीट का ट्रांसफर अन्य ऑब्जेक्ट के माध्यम से सराउंडिंग एयर में होता है, और सराउंडिंग एयर में उस हीट को लॉस कर दिया जाता है। इसीलिए ये चीज मैंने आपको बोला, अगर आपको बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इवोपरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, वो बहुत नेसेसरी होता है दोस्तों, ठीक है। तीसरा होता है रेडिएशन के बाद में कनेक्शन, जिसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं, है ना। 15% हीट जो बॉडी से दोस्तों वो एयर के कन्वेक्शन के द्वारा लॉस्ट होती है, यानी पहले बॉडी को सराउंड करने वाले एयर के माध्यम से हीट कंडक्ट हो जाती है ना, और उसके बाद में एयर जो हवा का करंट चलता है उस करंट के द्वारा कैरिड आउट हो जाती है दोस्तों, जिसको कन्वेक्शन कहते हैं। यानी आपके बॉडी में हवा लगती है, ठंडी हवा लग रही है, आप कह रहे हो देखो यार क्या मस्त लग रहा है, मेरे बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हीट है तो याद रखना उस कंडीशन में आपको अलग ही फीलिंग होगा कि यार ठंडी हवा भी गर्म लग रही है ना। तो ये कन्वेक्शन होता है, इस कन्वेक्शन के माध्यम से हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के प्रोसेस लगातार होती रहती है ना। इसीलिए इवोपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनसेंसिबल परस्पायरेशन यानी पसीना आना, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, देखो पसीना बढ़ जाएगा, है ना। जब स्वेटिंग होती है दोस्तों तो स्वीट से वाटर इवोपरेट हो जाता है। जब आपके बॉडी में पसीना आया तो ये बॉडी में हीट मैकेनिज्म एक्टिव है, इसलिए आया, वो बाहर आया, हवा के संपर्क में आया तो दोस्तों हीट लॉस हो गई,
है ना। बॉडी से लगभग 22% ऑफ हीट वाटर को इवोपरेशन के माध्यम से लॉस्ट हो जाती है, यानी पसीने के माध्यम से लॉस हो जाती है ना। अब आपका पूरा सिस्टम इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो आप क्या करोगे, घटा हुआ तो क्या करोगे। आपको ये सारी चीजें यहां पर याद रखना है ना। पर्सपायरेशन का मतलब होता है स्वीट का फॉर्मेशन होना, है ना, पसीना आना, जिससे इवोपरेशन के द्वारा वाटर का लॉस हो रहा है, यानी पसीना आपका बाहर निकल गया, वाटर का लॉस हो गया दोस्तों, है ना। इसीलिए आपको यहां पर ये सारी चीजें याद रखना है। लास्ट पॉइंट आज का दोस्तों, इनसेंसिबल पर्सपायरेशन। ये क्या होता है? इनसेंसिबल पर्सपायरेशन का मतलब होता है उस पर्सपायरेशन को, उस पसीने के प्रोसेस को रिफर करते हैं जो कि, याद रखना, सेंस्ड होती है या परसीव्ड होती है दोस्तों, पहले से ही उत्पन्न हो जाती है, यानी आपके बॉडी को पहले से ही पता लग जाता है कि यहां पर इसको कुछ प्रॉब्लम है, हीट जनरेट होने वाली है, तो पसीना शुरू हो जाता है। इस पर्सपायरेशन के लिए वो अवेयर नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता है कि मुझे पसीना आने वाला है। आपको कैसे पता चलेगा भाई? ये तो बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसमें जो चेंजेस हुआ तुरंत आप देखो वहां पर आपको नजर आ जाएगा, है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, ये जो पर्सपायरेशन होता है ना, उसके लिए वो अवेयर नहीं होता। इसी से रिलेशन होता है कि स्वीट के माध्यम से वाटर का लॉस होना होता है। इसमें इनसेंसिबल पर्सपायरेशन में वाटर का इवोपरेशन दोस्तों लंग्स के माध्यम से भी होता है ना। याद रखना, इस इवेपोरेशन में बॉडी के जो स्वीट ग्लैंड है वो तो ठीक है, लेकिन लंग्स के माध्यम से भी एयर वेपर भी बाहर निकलती है दोस्तों। यूजुअली इनसेंसिबल पर्सपायरेशन लगभग 400 से 600 ml पर डे होता रहता है। याद रख लेना इस बात को, 400 टू 600 ml पर डे आपकी बॉडी से पर्सपायरेशन होता रहता है, एक नॉर्मल प्रोसेस है ना। अभी आज थोड़ा मेरे यहाँ कार्यक्रम है दोस्तों, तो आज हम ही समाप्त करते हैं। मैं कल आपको, कल भी लेक्चर है, क्योंकि हम मंडे लेते नहीं क्लास, तो हम सैटरडे क्लास लेते हैं, ठीक है। तो कल भी क्लास है, कल हमारा ये टेम्परेचर क्लियर करके हम लोग आगे का जो सीएनएस क्लास है वो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अभी भी कम से कम 1 दिन और लगेगा, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं नहीं चाहता जल्दीबाजी में मैं कुछ आपके लिए छोड़ दूं, ठीक है। तो ये कंप्लीट करके हम लोग मंडे से